16वां नंबर टेस्ट है ना। अब खत्म होने के कगार पर है। 2 गो टेस्ट और बाकी है, 17 और 18। कल करवा दे दोनों। अगर बोल रहे हैं कल करवा दे, इसका मतलब है आप होमवर्क नहीं करते हैं। समझ गए? इतना होमवर्क है 2 दिन का, 1 दिन का होमवर्क तो 1 दिन हो सकता है, लेकिन 2 दिन का होमवर्क 1 दिन में नहीं हो सकता है। हाँ उसी में, हाँ समझे? मतलब जो बोल रहे हैं दोनों करवा दीजिए, मतलब वो नहीं कर रहे हैं होमवर्क। सीधा सा मतलब ये है। चलिए अब आइए देखते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? जयपाल, त्रिलोचनपाल, राज्यपाल, महीपाल। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि महमूद गजनबी तुर्की मुसलमान था जो भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया और एक बार भी इन्हें हार नहीं मिली, बल्कि हर बार इन्हें जीत मिली। अपने इस आक्रमण के क्रम में महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण किया था 1018 ईस्वी में। महमूद गजनबी अपने इस आक्रमण के क्रम में 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था। और जब 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था तो उस समय कन्नौज में शासन हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश का। कल के सेशन को अगर आप याद करेंगे तो आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में बताए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। जिस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम तौर पर जीत हुई थी गुर्जर प्रतिहारों की, और गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाने का काम किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज, अंतिम शासक यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन जब कन्नौज पर हुआ करता था तो उसी समय 1018 ईस्वी में कन्नौज पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। उस समय कन्नौज में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे उसका नाम था राज्यपाल। उसका क्या नाम था? राज्यपाल नाम था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, राज्यपाल। आंसर में ए दिया हुआ है, जयपाल दिया हुआ है। समझ गए? आज के टेस्ट के आंसर में जयपाल दिया हुआ है हमारे ख्याल से। हाँ बुक में ठीक होगा, बुक में ठीक है, समझे? राज्यपाल होगा। और ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को तो महमूद गजनबी 1018 ईस्वी में पराजित किया ही। राज्यपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी त्रिलोचनपाल बना था जो कि राज्यपाल का बेटा था। इसको भी महमूद गजनबी पराजित किया था। समझ गए? तो यहां पर जो है प्रथम या द्वितीय के संदर्भ में नहीं है। जब कुछ भी नहीं हो तो प्रथम के संदर्भ में चीजों को लेकर के चलना है और आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अब यहां पर एक बात आप जानिए, महमूद गजनबी का भारत पर जो 17 आक्रमण हुआ है उसमें पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती राज्यों के खिलाफ हुआ था। पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती राज्यों के खिलाफ हुआ था 1000 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ हुआ था। सिंध के जाट, हाँ जाटों के खिलाफ हुआ था। हाँ 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ हुआ था। वही महमूद गजनबी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है जो कि 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ है, यह महमूद गजनबी का 16वां और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है।
महमूद गजनबी बार बार भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा था? तो महमूद गजनबी जो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसका उद्देश्य था भारत से धन लूटना और उस धन के मदद से मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना। यह उद्देश्य था महमूद गजनबी का, और इसी उद्देश्य से भारत में धन लूटने के लिए वो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। और महमूद गजनबी के साथ ही अल-बरूनी जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना की है, वह महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था। और अल-बरूनी जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना की है, वह साहित्य हमें 11वीं सदी के भारत के विषय में बतलाता है, जिस वजह से किताबुल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस क्षेत्र में कौन सा भारतीय शासक शासन कर रहा था? भीम प्रथम, आनंदपाल, मूलराज, भीम द्वितीय। देखिए ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनबी जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर गुजरात राज्य में है। उस समय गुजरात राज्य में चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था। उस समय गुजरात राज्य में चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था। और गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। और वही गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी अनहिलबार हुआ करती थी। और अंतिम शासक की अगर आप बात करेंगे तो अंतिम शासक के रूप में विवरण मिलता है भीम द्वितीय का विवरण मिलता है। और मूलराज प्रथम से लेकर भीम द्वितीय तक जितने भी शासक हुए, उन शासकों में एक शासक हुआ करते थे भीम प्रथम। और भीम प्रथम की अगर हम बात करें तो भीम प्रथम का शासन जो रहा है वह 1022 ईस्वी से लेकर के 1064 ईस्वी के बीच रहा है। 1022 ईस्वी से लेकर के 1064 ईस्वी के बीच रहा है। और इस बीच में ही पड़ता है 1025, अर्थात 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय शासक हुआ करते थे आपको भीम प्रथम, जो कि गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से जो है आपको संबंधित था। आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। आगे मिलान करें पुस्तक और लेखक। नीति वाक्यामृत के लेखक सोमदेव। वृहत संहिता होगा, गृहत संहिता कर दिया है, वृहत संहिता होगा। वृहत संहिता के रचयिता है वराह मिहिर। अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। और अभिधान रत्नमाला के रचयिता है प्रियव्रत शर्मा। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 836 ईस्वी में हुआ था। अर्थात प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि राजा भोज शासक कब बने थे, तो 836 ईस्वी में। महेंद्र बर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तो महेंद्र बर्मन प्रथम शासक कब बना था, यही बात पूछा जा रहा है। महेंद्र बर्मन प्रथम का शासनकाल है 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी, अर्थात महेंद्र बर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी 600 ईस्वी में। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, अर्थात चोल वंश के शासक परांतक प्रथम कब बने हैं। परांतक प्रथम का शासनकाल है 907 से 953। तो परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई है 907 में। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई थी 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में की गई थी। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये शासक अलग अलग राजवंश के अंतर्गत ये शासक कब बने हैं, अगर आपको मालूम होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप मिलाएंगे तो सबसे पहला हो जाएगा 2, 4, 1, 3। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये जो प्रश्न है किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न हम क्रिएट नहीं किए हैं, बल्कि किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। देखिए आपको हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारतीय राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, तत्पश्चात बाद में जाकर हर्षवर्धन दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करना शुरू किया। और जब हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर प्रवेश कर रहा था, तो उस क्रम में हर्षवर्धन का सामना 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। इस संघर्ष में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई और हर्षवर्धन की हार हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के राज्य को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाया, बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के साथ समझौता करते हुए यह कहा कि आप उत्तर भारत तक सीमित रहिए, हम दक्षिण भारत में रहते हैं। अर्थात हर्षवर्धन को उत्तराधिपति की उपाधि दी गई और स्वयं जो है पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणाधिपति की उपाधि जो है आपको धारण कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया है, इसकी जानकारी हमें ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिस ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा ही ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना की गई थी। आंसर हो जाएगा 618। अधोलिखित में से किस विद्वान ने दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा था? वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को अकबर की मूर्खता का स्मारक माना था। अकबर की मूर्खता का स्मारक माना था। देखिए सुनिएगा, समझिएगा। आपको अकबर 1561 ईस्वी में सेना अभियान की शुरुआत किया। सर्वप्रथम मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। धीरे धीरे अकबर मारवाड़, बीकानेर, बिहार, बंगाल, गुजरात, अन्य क्षेत्रों को लेकर के अकबर ने सेना अभियान किया और लगभग अकबर को हर सेना अभियान में जीत ही मिली। अकबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तब बढ़ गई जब अकबर 1581 ईस्वी में काबुल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। 1581 ईस्वी में काबुल को जीतकर जब अकबर, हे क्या है वो, आप लोग क्या कर रहे हैं वह महाराज? हुल्का हुल्की कर रहे हैं क्या है? हे स्टाफ ने है जी, क्या करता है तुम लोग? है यार, हाँ तो क्लास है तो क्लास भेज दो। है हमको देखेगा। आए तो आइए कभी फुर्सत में देख लीजिएगा। चलिए तो समझिएगा आप, अकबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तब बढ़ गई जब अकबर 1581 ईस्वी में काबुल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और इसी के बाद अकबर ने एक नया धर्म चलाने की योजना बनाया और फिर अकबर दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया गया था, उस दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था आपको अबुल फजल। अबुल फजल। और अगर किसी व्यक्ति को दीन ए इलाही धर्म को मानना है तो सबसे पहले वह अबुल फजल के पास जाता था। अबुल फजल को कहता था कि हम अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को मानेंगे। तब फिर अबुल फजल उसको अकबर के पास ले जाता था और फिर अकबर के पास जब वह व्यक्ति जाता था तो अकबर उसे एक टोपी पहनाता था,
समझ गए, टोपी पहनाता था और फिर कहता था कहिए अल्लाहू अकबर, और फिर अल्लाहू अकबर का अभिवादन करता था वो व्यक्ति, और फिर अकबर कहता था अब आप दीन इलाही धर्म में आ गए हैं तो अब आपको कुछ काम नहीं करना है, जैसे पशु हत्या आपको नहीं करना है, पशु हत्या पर निषेध था, मांसाहार भोजन आपको नहीं करना है, मांसाहार भोजन आपको नहीं करना है, और भी कई सारे रूल रेगुलेशन थे। और यह काम विशेष तौर पर रविवार के दिन होता था, यानी अगर किसी को दीन इलाही धर्म स्वीकार करना है तो रविवार का इंतजार करना होता था। रविवार को ही अकबर फुर्सत में होकर के जो है लोगों को दीन इलाही धर्म स्वीकार करवाने का काम किया करता था। लेकिन अकबर जो है दीन इलाही प्रोस्पेक्टिव के माध्यम से अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना चाहता था और शासकों से, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अकबर के दीन इलाही धर्म को बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था। हिंदू तो छोड़िए, हिंदू में तो सिर्फ एक कहा जाता है बिरबल, वही सिर्फ और सिर्फ जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, उसके अलावा कोई भी दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। बात अगर मुसलमानों की करें, मुसलमानों ने भी दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो अकबर के द्वारा चलाया गया जो दीन इलाही धर्म था वह अपने आप में असफल था, और अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था इसी वजह से बदायूनी अकबर को काफिर कहता था, इसी वजह से बदायूनी अकबर को काफिर कहता था। और बदायूनी तो दीन इलाही धर्म को धर्म मानता ही नहीं था। लेकिन इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ की हम बात करें तो इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को उनकी मूर्खता का स्मारक माना है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, स्मिथ। अधोलिखित में किसे जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था? देखिए, अकबर की धार्मिक नीति जैसी थी लगभग वैसी ही धार्मिक नीति जहांगीर की भी थी, लेकिन अपवाद स्वरूप एगो गाय कटवा दिया था जहांगीर, वो अलग चीज है। अकबर का उत्तराधिकारी उसका बेटा जहांगीर बना था। जहांगीर जब अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया तो जहांगीर ने भी सबसे पहले उत्तर भारत के उन राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था जिसे अकबर नहीं मिला पाया। जैसे जहांगीर ने मेवाड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। मेवाड़ राजपूत राज्य ऐसा राजपूत राज्य था जिसे अकबर जीतकर अपने साम्राज्य में नहीं मिला सका, और जब जहांगीर 1605 में बादशाह बना तो जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक लगातार मेवाड़ का अभियान करता रहा। जब तक मेवाड़ जहांगीर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर लिया तब तक मेवाड़ का लगातार अभियान जो है आपको जहांगीर करता रहा, और अंततः मेवाड़ के शासक अमर सिंह हार ही आकर के जो है ना जहांगीर के साथ समझौता कर लिया और सशर्त मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा चित्तौड़ के संधि के तहत 1615 में किया गया। मेवाड़ का विजय अभियान जहांगीर का सबसे बड़ा राजनीतिक विजय अभियान माना जाता है। मेवाड़ के बाद एक कांगड़ा था, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा। कांगड़ा दुर्ग को भी अकबर नहीं जीत पाया था। तत्पश्चात जहांगीर ने जब मेवाड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, मेवाड़ को जीतने के बाद जहांगीर 1620 में कांगड़ा का अभियान किया और कांगड़ा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, और कांगड़ा दुर्ग को जीतने के उपलक्ष्य में ही जहांगीर जश्न एक गाय कटवाकर मनाने का काम किया था। कांगड़ा विजय जहांगीर ने 1620 में किया और कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में ही जश्न मनाने के क्रम में जहांगीर ने एक गाय को कटवाने का काम किया था, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, कांगड़ा। नेक्स्ट आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनवाया था। हां, संभल में बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया था, सही है। हुमायूं ने दिल्ली के भीतर दिनपनाह नामक नगर को बसाया और दिनपनाह नामक नगर में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, क्योंकि हुमायूं जो है पुस्तक पढ़ने का बड़ी शौकीन हुआ करता था। और
भांग खाने का भी बड़ी शौकीन था, भांग खा करके किताब पढ़ता था, समझ गए। तो हुमायूं 1556 में दिनपनाह नामक पुस्तकालय में जाकर किताब पढ़ा और फिर उतर रहा था, तो उस उतरने के क्रम में ही सीढ़ी से हुमायूं गिर गया और फिर लड़खड़ा करके जो है बुरी तरह घायल हुआ और अल्लाह को प्यारे हो गए, समझ गए। तो हुमायूं दिनपना नामक नगर को बसाया है, सही बात है। अकबर ने जहांगीर महल बनवाया, हां अकबर ने जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया, हां। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सिकंदरा आगरा में पड़ता है, समझ गया, आगरा में पड़ता है सिकंदरा। अकबर का मकबरा जो आगरा के सिकंदरा में है, उसके निर्माण कार्य को पूरा जहांगीर ने करवाया था। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अकबर के विरुद्ध सलीम ने विद्रोह कब किया? देखिए, अकबर के विरुद्ध सलीम अर्थात उसका बेटा जहांगीर विद्रोह कब किया? 1599 में। 1599 में कैसे कह सकते हैं 1599 में अकबर के खिलाफ उसका बेटा जहांगीर अर्थात सलीम विद्रोह कर दिया? देखिए, जहांगीर को बहुत प्रेम करता था अकबर। जैसे आप देखते होंगे, आप अपने समाज में, आप अपने परिवार में, जो बच्चा मां बाप का दुलारा होता है वो बहक जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ज्यादा प्रेम भी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा को बहुत ज्यादा प्रेम दीजिएगा तो वो बहकेगा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं। जिस बच्चा को ज्यादा प्रेम मिलता है वही बहकता है, वही जो है बदमाश हो जाता है, समझ गए। तो अकबर अपने पुत्र जहांगीर अर्थात सलीम से बेपनाह मोहब्बत करता था और अकबर के लाड़ दुलार ने ही जहांगीर को बिगाड़ दिया। जहांगीर 1599 ईस्वी में बिना अकबर की अनुमति के अजमेर से इलाहाबाद चला गया और इलाहाबाद पहुंच करके एक स्वतंत्र शासक की भांति काम करना शुरू कर दिया। एक स्वतंत्र शासक की भांति इलाहाबाद के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। तो बिना अपने पिता के अनुमति के अजमेर से इलाहाबाद जाना और इलाहाबाद में एक स्वतंत्र शासक के तौर पर काम करना, यह क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जहांगीर अर्थात सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह 1599 ईस्वी में कर दिया था। और देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण थे। जहांगीर जो विद्रोह कर रहा था, एक तो सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो यह चाहता था कि कितना जल्दी अकबर मर जाए ताकि हम बादशाह बन जाए, समझ गए। 1599 जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? इन्होंने पंजाब और गुजरात में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्वयं गौ हत्या किया, लेकिन पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में वहां के आम जनता के कहने पर इन क्षेत्रों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जहांगीर दिया था। बात सही है। वह जगत गुरु नाम से प्रसिद्ध एक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। हां, दीपावली के अवसर पर वह स्वयं जुआ खेलता था। हां, देखिए, जानते हैं, एक तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि जहांगीर कमोबेश अकबर की धार्मिक नीति का ही अनुसरण किया। अकबर अपने दरबार में लगभग सभी हिंदू त्योहार मनाने का काम किया करता था। तो जहांगीर भी लगभग अपने समय में सभी हिंदू त्योहार मनाने का काम किया करता था और दीपावली के अवसर पर जो है जुआ खेला करता था। और देखिए, जहांगीर तो अकबर से भी 2 कदम आगे बढ़ा। अकबर कभी भी अपने दरबार में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया था, लेकिन जहांगीर अपने शासन के 7वें वर्ष 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का काम किया। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का जो है आपको काम किया, तो सही बात है। उसका मूल नाम सलीम था। हां, जहांगीर का मूल नाम सलीम था, समझ गए। कहा जाता है कि अकबर को जहांगीर नामक पुत्र की प्राप्ति सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है। इसी वजह से अकबर ने अपने पुत्र का नाम जो है उसी के नाम पर रखा था, सलीम।
तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट, प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ है? देखिए जो प्रथम रोहिल्ला युद्ध है यह 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ है। और द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794 ईस्वी में हुआ है। तो प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774 और द्वितीय रोहिल्ला युद्ध जो है 1794 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। 1793 के चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल सर जॉन शोर था, सही है या गलत? मतलब यह पूछा जा रहा है 1793 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर थे। हाँ सही बात, सर जॉन शोर 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे और इन्हीं के समय 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। सन 1800 ईस्वी में निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई थी, नहीं गलत है। खुर्दा की लड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो यह हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच हुआ था, लेकिन 1800 ईस्वी में नहीं हुआ था बल्कि 1795 ईस्वी में हुआ था। और 1795 ईस्वी में सर जॉन शोर का ही शासनकाल हुआ करता था। सर जॉन शोर के समय 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच जो है आपको खुर्दा का युद्ध हुआ था। अर्थात इसमें कौन सही है? केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, चार्ल्स मेंटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था, सही है या गलत? एकदम सही है। देखिए आप सब लोग जानते हैं मिंटो प्रथम जो गवर्नर जनरल के पद पर रहा है 807 ईस्वी से लेकर के 813 ईस्वी, 807 से 813 सॉरी, और 1807 से 1813 लिखे तो सही है, बोल दिए गलत ना, सॉरी 1807 से 1813। तो मिंटो प्रथम का शासनकाल है 1807 से 1813। इसी बीच में अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में हुई है। तो अप्रैल 1809 ईस्वी में जो अमृतसर की संधि हुई है चार्ल्स मेंटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच, जिस संधि के तहत रंजीत सिंह और अंग्रेजी राज्य के सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, उस संधि होने के समय आपको गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम हुआ करते थे। अर्थात पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा, चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासत के मध्य संधि के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। हां यह भी सही है। कहिएगा कैसे? तो देखिए आप सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका शासनकाल है 1813 से 1823। और 1813 से 1823 ईस्वी के बीच में ही 1818 ईस्वी में जो है चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासत के बीच, चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासत के बीच जो है आपको संधि हुआ था। तो चार्ल्स मेंटकॉफ और राजपूत रियासत के मध्य संधि 1818 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, क्योंकि उनका शासनकाल 1813 से 1823 के बीच में है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। अवध का विलय किसके रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया? देखिए अवध का विलय कुप्रशासन के रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किया था। लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले कर्नल स्लीमेन को कहा कि अवध को लेकर के आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन कर्नल स्लीमेन मना कर दिया। तत्पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउट्रम को कहा कि अवध को लेकर के आप रिपोर्ट दीजिए, और फिर जेम्स आउट्रम ने ही अवध को लेकर के रिपोर्ट दिया। और जेम्स आउट्रम ने अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि अवध में शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, अर्थात कुप्रशासन अवध में देखने को मिल रहा है। और उसी कुप्रशासन के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो आंसर हो जाएगा आउट्रम। बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, बर्मा को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने को लेकर के 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्ट्स के समय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में
लॉर्ड डलहौजी के समय, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच में लॉर्ड डफरिन के समय, और लॉर्ड डफरिन के समय ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से बर्मा को अंतिम तौर पर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया गया। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आगे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है स्तंभ मिलान करे, स्तंभ 1 स्तंभ 2, घटनाक्रम और गवर्नर जनरल। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई है 1875-76 में, 1875-76 में हुई है। फिर स्ट्रेची आयोग का गठन 1878 में हुआ है। अकाल आयोग था ना जी, अकाल आयोग था। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ है 1885 ईस्वी में, और सम्मति आयु विवाह अधिनियम आया है 1891 ईस्वी में। यह जो सम्मति आयु विवाह अधिनियम आया है, इस अधिनियम के तहत जो है आपको लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था, जिस वजह से इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यह अधिनियम महाराष्ट्र के धर्म सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयास से जो है आपको आया था। फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल के किसानों को सुविधा देने के लिए 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया। और स्ट्रेची आयोग आपको लॉर्ड लिटन के समय जो अकाल फैला हुआ था, उन अकाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, इसे घूमने फिरने के लिए अपना आया था, समझे। तो अब देखिएगा, इसमें लॉर्ड लिटन, इनका शासनकाल है 1876 से 1880। डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। लेंसडाउन का शासनकाल है 1888 से 1894। और नॉर्थब्रुक का शासनकाल है 1872 से 1876। तो अब सब चीज बता दिए हैं, अब आंसर ढूंढिए क्या होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, नॉर्थब्रुक, स्ट्रेची आयोग, लॉर्ड लिटन, बंगाल टेनेंसी एक्ट, लॉर्ड डफरिन, सम्मति आयु विवाह अधिनियम, लेंसडाउन। 4 1 2 3, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्वी आयोग का गठन कब किया गया है? भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन 1895 ईस्वी में हुआ है, 1895। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही या गलत? एकदम गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, हाँ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिला लिया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। वही अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है, वह कौन अपनाया था? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस। दिमाग नहीं काम करता है जी। कल्ले तो हुआ है, कल नहीं हुआ, कल्ले हुआ है। ध्यान देगा कहीं और तो कहां जाएगा ये सर जॉन सोर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई है 1995। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नामक संस्था है, इसका मूल काम क्या है जानते हैं? एनएच के रखरखाव एवं उसकी देखरेख करना। एनएच, नेशनल हाईवे का रखरखाव एवं देखरेख करना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नामक संस्था का काम है, जिसका गठन 1995 ईस्वी में हुआ है। प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किस पड़ोसी देश से है? प्रोजेक्ट दंतक का संबंध है भूटान से। क्या है प्रोजेक्ट दंतक? देखिए, भूटान में
भारत सरकार के द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क अवसंरचना का विकास जिस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है उसी को कहा जाता है प्रोजेक्ट दंतक। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, भूटान में भारत सरकार के द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जिस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है उसी को कहा जाता है प्रोजेक्ट दंतक। फिर आपको एक प्रोजेक्ट हीरक है, प्रोजेक्ट बीकन है। प्रोजेक्ट हीरक की अगर हम लोग बात करें, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क का निर्माण जिस परियोजना के तहत हो रहा है उसी को कहा जाता प्रोजेक्ट हीरक। और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट बीकन, जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों में सड़क का निर्माण जिस परियोजना के तहत हो रहा है उसी को प्रोजेक्ट बीकन कहते हैं। और प्रोजेक्ट बीकन को ही जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उसी प्रोजेक्ट बीकन के तहत जो है आपको सड़क अवसंरचना का विकास किया गया है, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से कोलकाता को किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा गया है? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है जानते हैं? आप सब लोग जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से जोड़ने की जो योजना है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत उत्तर में जम्मू कश्मीर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से और पूरब में असम के सिलचर को, पश्चिम में स्थित गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा जाता है। समझ गए? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंग है एक प्रकार से कहिए तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा की अगर आप बात करेंगे तो जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा है भारत के उत्तरी भाग को भारत के दक्षिणी भाग से आपस में जोड़ता है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जो एनएच आपस में जोड़ता है उस एनएच का नाम है NH-44। और NH-44 देश का सबसे लंबा एनएच है। और पूर्वी पश्चिमी गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जो आपस में जोड़ता है वही पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। और यह जो एनएच है इस एनएच को कहा जाता है NH-27। और उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है। यह सब बात आप याद रखिएगा। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आपस में जुड़े हुए हैं 4 लेन और 6 लेन के माध्यम से, उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली को कोलकाता से कौन सा एनएच जोड़ता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दिल्ली को कोलकाता से जो एनएच जोड़ता है वह एनएच है NH-19। वही NH-53, NH-1, NH-2। वर्तमान परिदृश्य में एनएच सब का नाम अब परिवर्तित हो गया है। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो जो NH-53 है गुजरात के पारादीप बंदरगाह, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह को गुजरात के हजीरा से आपस में जोड़ता है NH-53। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह को गुजरात के हजीरा से जोड़ता है NH-53। और NH-1 की अगर हम बात करें तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और NH-2 की अगर हम बात करें तो NH-2 जो है असम को मिजोरम से आपस में जोड़ता है वर्तमान परिदृश्य में। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से देखिए इसमें क्या होता है जानते हैं? ग्रीन मफलर एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है। इस परियोजना के तहत जो है जो सघन आबादी वाला इलाका होता है, सघन आबादी वाले इलाके में ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है। तो सघन आबादी वाले इलाके में ध्वनि प्रदूषण कम हो, इसको लेकर के सघन आबादी वाले इलाका में नीम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष लगाया जाता है। नीम का वृक्ष, अशोक का वृक्ष जो है आपको लगाया जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीन मफलर। तो ध्वनि प्रदूषण कम करने से संबंधित है ग्रीन मफलर परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत कौन सा कथन गलत है? सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। हाँ, इसके अंतर्गत गैर प्रमुख पत्तनों पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ,
इसके प्रथम चरण की अवधि 2017-18 से 2021-22 है। हाँ, इसमें सब सही है, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी। देखिए, आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के समय 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जानने से पहले एक बात और जानिए, यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस योजना के अंतर्गत 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य है भारत के वैसे मैदानी इलाका या पर्वतीय इलाका या पहाड़ी इलाका जहां की आबादी 500 या उससे अधिक है, लेकिन वह इलाका अभी भी आसपास के शहर के मुख्य सड़क से नहीं आपस में जुड़ा हुआ है। तो उन इलाकों को आसपास के 12मासी सड़क से आपस में जोड़ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत 100% राशि जो है केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है। वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ध्वनि प्रदूषण, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सड़क घनत्व किसे कहा जाता है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की जितनी लंबाई होती है वही सड़क घनत्व कहलाता है। यानी 100 वर्ग किलोमीटर में जितना सड़क है, जितना सड़क बना हुआ है, वही सड़क घनत्व कहलाता है। पूरे भारतवर्ष के भीतर राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला क्षेत्र है आपको दिल्ली। वही राज्य के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो केरल हो जाएगा। राज्य के संदर्भ में केरल, केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली, और ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो इस संदर्भ में हो जाएगा आपको दिल्ली। अब यहां पर सुनिएगा, महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे ना, महाराष्ट्र आप बोल रहे थे नहीं ना? हाँ, देखिए महाराष्ट्र की बात अगर आप करेंगे ना तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा राजमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र में है, और सबसे ज्यादा जिला सड़क का निर्माण महाराष्ट्र में है, और सबसे ज्यादा गली कूची वाला सड़क भी महाराष्ट्र में है। क्योंकि आपको लंबे समय तक नितिन गडकरी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एकदम गली कुची में हर जगह सड़क का निर्माण कर दिए हैं। समझ गए? जैसे नीतीश कुमार नालंदा के हैं तो नालंदा को एकदम बिहार का स्वर्ग बना दिए हैं, सब चीज नालंदा में दे दिए हैं। समझ गए? तो उसी प्रकार से जो है नितिन गडकरी जो है वहां पर महाराष्ट्र में सड़क का विस्तार काफी व्यापक स्तर पर किया है। तो अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कौन राज्य में? महाराष्ट्र। राजमार्ग कौन राज्य में? महाराष्ट्र। जिला की सड़कें कौन राज्य में? महाराष्ट्र। गली कुची की सड़कें कौन राज्य में? महाराष्ट्र। सब में महाराष्ट्र। आंख बंद करके मारिए। गलत मिलान का चयन करें, नैरो गेज, मानक गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। देखिए ध्यान दीजिएगा, गेज क्या होता है जानते हैं? दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को गेज कहा जाता है। दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को गेज कहा जाता है। नैरो गेज में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 610 mm होता है, सही है। मानक गेज में 1435 mm होता है, सही है। ब्रॉड गेज में 1600 mm होता है, नहीं। ब्रॉड गेज में 1676, मीटर गेज में 1000। तो इसमें गलत है आपको। mm होगा कि cm होगा जी? cm होगा कि mm होगा? mm होगा। अच्छा ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल का प्रचालन कहां और कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल का प्रचालन हुआ था मुंबई में 2008 में हुआ था। आपको चेंबूर से वलाडा,
वाडला ऐसा ही था कुछ, चेंबूर से वाडला या यही है, समझ गए। और मोनोरेल क्या है जानते हैं? सामान्य तौर पर ट्रेन कितना पटरी पर दो पटरी पर, सामान्य तौर पर ट्रेन दो पटरी पर चलता है। लेकिन जब टेक्निक के माध्यम से हम ट्रेन को एक ही पटरी पर दौड़ा देते हैं, वही आपको मोनोरेल कहलाता है। और मोनोरेल विशेष तौर पर उन देशों में या उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां की आबादी काफी ज्यादा है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में ही एक पटरी पर जो रेल को दौड़ा दिया जाता है वही मोनोरेल कहलाता है। तकनीक के माध्यम से ऐसा संभव है। सही मिलान करिए। देखिए इसमें सब दे दिया गया है लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समझ गए। टाइपिंग मिस्टेक कहां हुआ है? तो यहां पे हुआ है, यहां पर होगा, यहां पे थोड़ा सुधार कीजिएगा। तलचर से धमरा, अब सही हुआ, ठीक है। तलचर से धमरा, अब ये सही हुआ। चलिए अब आइए आप NW1, NW1 का मतलब है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा नदी पर है, याद रखिएगा। इसके बाद NW2 नेशनल वाटरवेज नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच फैला हुआ है। फिर आपको NW3 नेशनल वाटरवेज 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, यह केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में है और इसका संबंध है पश्चिमी तटीय नहर से। इसका संबंध है पश्चिमी तटीय नहर से, पश्चिमी तटीय नहर से संबंधित है यह। NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मरक्कानम तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से आपस में जोड़ता है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को तमिलनाडु के मरक्कानम से आपस में जोड़ता है। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध है आपको कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी से, कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी से यह संबंधित है। फिर NW5 नेशनल वाटरवेज 5 तलचर से धमरा, ओडिशा को जो है, ओडिशा में है ये फैला हुआ और इसका संबंध है महानदी और ब्रह्मणी नदी से, महानदी और ब्रह्मणी नदी से। फिर NW6 नेशनल वाटरवेज नंबर 6 बराक नदी पर है लखीमपुर से भांगा, लखीपुर से भांगा, बराक नदी पर है लखीपुर से भागा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक बार बिहार SI मेंस में ही यह प्रश्न पूछा हुआ है कि नेशनल वाटरवेज 2 कहां से कहां तक, तो सदिया से धुबरी। मूल तौर पर ये 6 गो आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। NW1 प्रयागराज से हल्दिया, NW2 सदिया से धुबरी, NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, NW4 काकीनाडा से मरक्कानम, NW5 तलचर से धमरा, NW6 लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से भांगा। ये 6 याद रखिएगा, समझ गए। तो अब मिलाइए 1 2 3 4 और 5। हाँ 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 हाँ, आगे। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? यह आया है 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995। और इसका काम क्या है जानते हैं? जो आपको परिवहन के एक मार्ग है स्थल मार्ग परिवहन, दूसरा है नौ परिवहन और तीसरा है वायु मार्ग परिवहन। वायु मार्ग परिवहन जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब उड़ता है जी, वही तो वायु मार्ग परिवहन के अंतर्गत आता है। वायु मार्ग परिवहन की देखरेख और रखरखाव करना भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का काम है। यह संगठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को अस्तित्व में आया है। जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का प्रचलन देश में देखने को मिलता है, उसको नियंत्रित करने का काम यही संगठन करता है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण नामक संगठन करता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहरसोबा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू या नाहरसोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। फिर मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, कौन नदी पर?
मांडवी। कांडला बंदरगाह कौन राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, याद रखने वाला है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव बर्स्ट वाराणसी। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के पेराम्बूर में। क्या होगा? डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है पटना, पटना में है। आगे, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके अपवाद के स्वरूप है। इसके अपवाद है 20 और 21 निलंबित हो सकता है जी। 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता। उसके अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। उसको लेकर के आप न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन 20 और 21 को समाप्त करने के लिए क्या न्यायालय जाया जा सकता है? नहीं। क्वेश्चन स्पष्ट है ना? समझाएं? कल भी तो समझा, कल नहीं समझाए? कल भी समझा, परसों भी समझाए, कल भी समझाए हैं, 2 रोज समझाए हैं। अब कितना समझाए? समझाते जब समझाते हम ही समझ जाएंगे। आप लोग मत समझिए, विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था। हां, जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, उसको 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया। संविधान के भाग 6 में राज्यों के बारे में उपबंध है। अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। हाँ, राज्यों को परिभाषित किया गया है, सही है। लेकिन ये अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर में राज्य में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान का मात्र 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 लागू होता था। बाद बाकी जम्मू कश्मीर राज्य में सब काम होता था वहां के संविधान के अकॉर्डिंग। समझ गए? दोनों सही है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965। संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा कब की गई? मतलब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कब कर दिया गया, यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने को लेकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया। यह विधेयक राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को ही पारित कर दिया। फिर लोकसभा में गया, लोकसभा 6 अगस्त 2019 को पारित कर दिया। और फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को अनुमति दे दिया। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत की संसद ने 9 अगस्त 2019 को अनुमति दे दिया। और फिर जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 जो है आपको समाप्त हो गए, अर्थात प्रवर्तन में नहीं रहे। समझ गए? तो आंसर क्या होगा? ए। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय प्रणाली वाला है, उसमें प्राथमिक कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसमें प्राथमिक है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर सुशासन की, हां, लोकल स्तर पर शासन करने की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिभाषण की, हां, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, हां, पद सोपानिक चर्चा की नहीं। मतलब जो है कहने का मतलब ये मुखिया के बेटा मुखिया बनेगा, ऐसा नहीं है। समझ गए? ऐसा नहीं है। यानी पद जो है एक दूसरे को देगा, नहीं। पद सोपानिक का मतलब पद जो है एक बार कोई बन गया वो अपना पद अपने वंश के किसी लोग को सौंपता रहेगा, नहीं, ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो चुनाव जीतता है वो बनता है, वैसे ही प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी चुनाव होते हैं। समझ गए? तो ये नहीं है। 1, 2 और 3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार माना जाता बलवंत राय मेहता को, BR मेहता को।
बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। हाँ सही है। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यही सही है। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। यह सिफारिश किया था अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी किया था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित, ये तो कोई नहीं किया था, ये कोई नहीं किया था। समझ गए, आंसर हो जाएगा ए नंबर का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था और बी नंबर का सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने। जिला स्तर पर जिला परिषद और प्रत्येक 15,000 की आबादी पर मंडल पंचायत। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव करवाने के लिए। हां, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पंचायत के लिए चुनाव होंगे। यह प्रावधान 73वां संविधान संशोधन में किया गया है। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों के आरक्षण के लिए, हां, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तर पर 1/3 आरक्षण को लेकर प्रावधान 73वां संविधान संशोधन में किया गया है। सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, एकदम हाँ, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, हाँ, 11वीं अनुसूची में जो टोटल 29 विषय है उस पर काम करने का अधिकार पंचायती राज को ही दिया गया है। सब सही है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में। देखिए आप याद कीजिए, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली, यहां पर पंचायती राज संस्था नहीं है। एक बात और, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नगर पालिका नहीं है। और जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज संस्था अस्तित्व में नहीं है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में नगर पालिका अस्तित्व में नहीं है। टीडी, एसटीडी से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, डी होगा। हाँ, बी और डी दोनों हो सकता है। हाँ, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपया राशि दी जाती है। यह पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ है 1965 ईस्वी से। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और मूल तौर पर जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उसी के लिए जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और यहां पर एगो बात याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम, और महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, पराक्रम दिवस वाला याद रखिएगा। यूनेस्को सूची में सबसे अधिक किस देश के स्थान को शामिल किया गया? ब्रिटेन। निम्न में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? पंजाब और हरियाणा। इन दोनों राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लोग निवास नहीं करते। वही अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कोई भी एससी कैटेगरी के लोग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते हैं और पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं। अब्राहम लिंकन द्वारा अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है? अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन अमेरिका में 1863 ईस्वी में किया गया है। और दास प्रथा के प्रश्न पर ही अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 1865 के बीच हुआ था। निम्न में से किस देश की स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है?
अमेरिका का जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है वह नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है, नेचुरल लॉ। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, भरतपुर को कहा जाता है, भरतपुर। सही है, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया। बिट्टू सर हाय नहीं, पता नहीं इस बार आने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है शादी ब्याह करिए खाएंगे अब। चलिए आइए अब (56) आइए जल्दी मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण, सही नहीं है, होगा सही नहीं है। अब उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पर्यावरण के सभी घटक हमेशा स्थिर रहते हैं। नहीं, गलत है। कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित हो? संकेतक प्रजाति। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड। कैसा होता है? सीधा सीधा। खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहां संचित रहती है? उत्पादक में, उत्पादक में। नेक्स्ट, पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय क्या कहलाता है? चरम समुदाय, चरम समुदाय। नेक्स्ट, पोषण चक्र कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? सहजीविता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है आहार श्रृंखला। नेक्स्ट, जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट, आर्किड का पौधा आम के पेड़ के शाखा पर उग रहा है, यह किस तरह के अन्योन्य क्रिया संबंध है? परजीविता। आंसर तो दिया हुआ है परजीविता। क्या हो? ये होगा है? कहीं दिखाइए तो। है? छोड़ दीजिए इसको, डाउट में रखिए, हम ज्यादा बकथोथन नहीं करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? टेंसले। टेंसले। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती? लवणोद्भिद। लवणोद्भिद वनस्पति। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता? इकोटोन। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। समान आवेशों में होता है विकर्षण। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पीतल।
पीतल। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। कौन प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। अस्थाई चुंबक तो किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। फास्फोरस का कौन सा अपरूप सबसे अधिक क्रियाशील है? पीला या श्वेत फास्फोरस। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाए? सल्फर। सब आंसर सही है, वो काहे गलत हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक तीखी गंध वाली विषैली गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया गया है? नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में। ओलियम किसे कहते हैं? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। आवर्त सारणी में हेलोजन को एक ही वर्ग में रखा गया है क्योंकि इनके परमाणु के बाह्य कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमोनिया गैस के साथ सफेद धुआं उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रकृति में विद्यमान तत्वों में सबसे कम क्वथनांक किस तत्व का है? हीलियम का 89। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जेनॉन। चलिए, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है पारे का वाष्प और आर्गन। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या करती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। 1 और 2। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का होता है उपरोक्त सभी। क्या होगा? 1, 2 और 4। 1 रुपया का सिक्का नहीं जारी करता है, नहीं जी, वित्त मंत्रालय करता है। हाँ, क्या होगा? डी। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के बैंक नहीं है। ओरिएंटल बैंक ऑफ 96। डी। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केवल 2।